तो आपको अगर राजनीति में मौका मिले कि सरपंच का चुनाव हो या पंचायती चुनाव में आप सरपंच वगैरह में लड़ना चाहोगे? मैंने 2023 का जो विधानसभा चुनाव है मैंने निर्दलीय के तौर पर रानीवाड़ा से लड़ा था। तो मसरू जी, आप राष्ट्रीय पशुपालक संघ में भी जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं। देखिए, राष्ट्रीय पशुपालक संघ में सबसे पहले हमारी लाल सिंह जी से मुलाकात 2022 में हो चुकी थी। समाज को कैसे ऊपर उठाया जा सके, समाज की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, समाज की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, इस प्रकार के जो विचार रखने वाले लाल सिंह जी थे, मैं संपर्क में था। 7 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, तो वो बालराय में होगा जो पाली में। वहाँ पर कितने लोगों को आने की संभावना है? एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे होने वाले हैं। वहां पर हम आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। जिस तरह से गुर्जर आंदोलन हुआ ना, वैसा ही आंदोलन बालराई में होगा और इस आंदोलन में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लाल सिंह जी देवासी जी है, उनके नेतृत्व में कई सारे आंदोलन भी हुए हैं और उन आंदोलन में काफी लोगों की संख्या भी रही है। ऐसा बताया जाता है कि आंदोलन में एक भी व्यक्ति के एक भी डंडे की नहीं पड़ी है। लाल सिंह जी में मैंने एक क्वालिटी देखी है। लाल सिंह जी ने पहला आंदोलन हमारे देवासी समाज के लिए राई का बाग आंदोलन जोधपुर में किया था। उस आंदोलन में एक भी पुलिस वाले को अपना डंडा ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज के टाइम पे अभी इस वक्त जो काफी ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है रतन देवासी जी का, उनको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो धमकी दी गई है। राजनीति में एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को पीछे हटाने और खुद आगे बढ़ने, ये तो चीजें चलती रहती है। साजिश, षड्यंत्र, ये चीजें राजनीति में होती है। नमस्कार साथियों, हमारे एक और धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे नए गेस्ट है इस एपिसोड में मसरू देवासी। तो मसरू देवासी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। स्वागत, नमस्कार आपका भी जी। मसरू जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। दर्शकों को इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम मसरू देवासी है और मैं सांसौर, जालौर जिले की सांसौर तहसील का रहने वाला हूँ। सांसौर के पास में मेरा 22 किलोमीटर दूर कूड़ा गांव पड़ता है, जो बाबा रामदेव जी मंदिर के नाम से प्रख्यात गांव है कूड़ा गांव। मैं वहाँ का निवासी हूँ और पिताजी खेती करते हैं घर पे, और मैं पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी का काम करता हूँ सांसौर में, और इस प्रकार से ये है जी। मसरू जी, आपने राजनीति कब से स्टार्ट की और किस टाइम पर आपने प्रवेश किया राजनीति में, और आपके दिमाग में क्यों आया ये आइडिया कि मेरे को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? और आप काफ़ी अच्छे युवा नेता भी हैं, तो उसकी कहानी क्या है वो आप बताइए। अब इसमें राकेश जी ऐसी बात है कि कोई भी किसान परिवार का युवक होता है, उसकी सबसे पहले जीवन में प्रायोरिटी ये बन जाती है कि वो जैसे तैसे करके अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारे, और इसी संदर्भ में वो कहीं न कहीं मजदूरी में लग जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, और सामान्यतः किसान परिवार के हर बेटे के साथ में यही होता है। उनको सबसे पहले अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं बिजनेस में, व्यापार में, या फिर कहीं न कहीं जॉब में सेटल होना पड़ता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और लगभग 10 साल हमने आउट ऑफ स्टेट जॉब किया। उस जॉब के दौरान हमने सोचा कि भाई देखिए, इस तरह से हम जॉब यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आर्थिक स्थिति अपनी कैसे सुधरे, समाज की कैसे सुधरे, गांव में, शहर में और हमारे क्षेत्र में कैसे विकास हो, उसको लेकर कुछ हमें सोचना चाहिए। इस प्रकार के जो विचार मन में लगातार चलते रहते थे, और इस दौरान 2015 में जी मैं पहली बार जयपुर गया और जयपुर विधानसभा देखी, सचिवालय देखा जी, और जयपुर का जो राजनीतिक जो माहौल मैंने देखा, उसके बाद में मन में कुछ विचार आए कि क्यों ना हम लोग, मुझे भी क्यों ना राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखनी चाहिए, ताकि ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग, जिन लोगों को देखकर हमें लगता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग यहाँ तक पहुंच गए, अब अगर ये लोग पहुंच सकते हैं तो हम तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार की सारी चीजें देखते हुए थोड़ा बहुत मन में विचार है कि भाई अब थोड़ी बहुत रुचि राजनीति में भी रखनी चाहिए, तो उससे कम हमारे साथ अन्याय न हो, हमारे लोगों के साथ में अन्याय न हो, हमारे समाज के साथ में अन्याय न हो, साथ ही क्षेत्र में कुछ विकास के मुद्दे हैं, उन पर कहीं न कहीं हम
अपनी बात एक तरीकेबद्ध रख सकें शासन प्रशासन के सामने, ताकि क्षेत्र का भी विकास हो सके, हम खुद भी किसी अन्याय के साथ में लड़ सके, समाज के साथ में हो रहे अन्याय से भी लड़ सके। तो 2015 के बाद में मैंने थोड़ी थोड़ी रुचि जताई, और उसके बाद में 2018 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की 2018 में। जी जी। तो केजरीवाल जी के जो विचार थे, उन विचारों को लेकर मैं काफी प्रेरित हुआ, और उस हिसाब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी में मैं 2024 तक रहा। 2024 तक रहने के बावजूद साथ साथ आम आदमी पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए और जो मेरे एक्टिविटी थी संगठन में, उसको देखते हुए मुझे जालोर जिले में कई सारे पद दिए, और लास्ट में पार्टी ने जालोर जिले का जिला अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया 2023 में। उसके बाद में मैंने जमकर पूरे जिले में संगठन को खड़ा करने की कोशिश की, और उसके बाद जब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लिया, उस समय हमें थोड़ा लगा कि भाई कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा से रही है, और हम लोग कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं, और अब हम उनके साथ में कैसे खड़े रहे। इसी को देखते हुए मैंने इस्तीफा दे दिया जिला अध्यक्ष पद से, और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दे दिया 2023 विधानसभा चुनाव के बाद में। जी। तो उसके बाद में अब बिना किसी पार्टी में जाना चाहता नहीं हूँ, और बिना किसी पार्टी के लगातार किसानों की आवाज हो, समाज की किसी प्रकार की न्याय की लड़ाई हो, या किसी अपने लोगों की न्याय की लड़ाई हो, उसमें सहभागिता निभाता हूँ, और ये संघर्ष चल रहा है। जी। तो आपको अगर राजनीति में मौका मिले कि सरपंच का चुनाव हो या पंचायती राज में कोई भी चुनाव आपका लड़ने का मौका मिले आपको, तो आप पंचायती चुनाव में आप सरपंच वगैरह में लड़ना चाहोगे? अब ये तो अभी से कोई ऐसा सरपंच का चुनाव लड़ने का या इस प्रकार के छोटे चुनाव लड़ने का मैंने अभी तक कोई निश्चय किया नहीं है। जी। मैंने 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, मैंने निर्दलीय के तौर पर रानीवाड़ा से लड़ा था, और उसके बाद में काफी मेरे एक्सपीरियंस रहे। राजनीति में जब अपन उतरते हैं और संघर्ष में जब चुनाव लड़ते हैं, इस प्रकार के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के साथ साथ अपन चुनाव प्रचार में जाते हैं, ये सारी एक्टिविटी जब देखते हैं तो कई सारे अनुभव होते हैं। और उस चुनाव के बाद में मुझे काफी सारे अनुभव सीखने को मिले। अब मैं आगे के जो पंचायत और निकाय चुनाव हैं, इनमें देखते हैं क्या होता है आगे। अभी आज से कोई फिक्स कहा नहीं जा सकता, जिस तरह का जैसा माहौल आगे देखेंगे। जी। तो मसरूर जी, आप राष्ट्रीय पशुपालक संघ में भी जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, राष्ट्रीय पशुपालक संघ में सबसे पहले हमारी लाल सिंह जी से मुलाकात 2022 में हो चुकी थी। उस समय आदरणीय लाल सिंह जी भी आम आदमी पार्टी में राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। जी। तो हमारी मुलाकात 2022 में हुई थी, और उसके बाद में जब हमने रिजाइन दिया, उस समय लाल सिंह जी ने भी रिजाइन दिया, काफ़ी सारे नेताओं ने रिजाइन दिया था आम आदमी पार्टी से। जी जी। उसके बाद हमें तो लगा कि लाल सिंह जी एक अच्छे लीडर हैं, और समाज के लिए लाल सिंह जी के मन में काफ़ी सारे ऐसे विचार हैं जो समाज को कैसे ऊपर उठाया जा सके, समाज की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, समाज की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, इस प्रकार के जो विचार रखने वाले लाल सिंह जी थे, मैं संपर्क में था। और जब लाल सिंह जी ने राष्ट्रीय पशुपालक संघ बनाने की घोषणा की, उस समय से हम साथ में ही हैं। और उसके बाद लाल सिंह जी ने मुझे राष्ट्रीय पशुपालक संघ बनने के बाद फर्स्ट मुझे जालोर जिले में राष्ट्रीय पशुपालक संघ का युवा उपाध्यक्ष बनाया। और उसके बाद में लाल सिंह जी ने जो DNT, जो घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जी, इन जातियों के लिए जो संघर्ष शुरू किया, उसमें भी मैं कंधे से कंधा मिलाकर लाल सिंह जी के साथ में खड़ा था। आज भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। तो ये है। बहुत जल्द अभी 7 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, तो वो बालराय में होगा, जो पाली में। तो उस आंदोलन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वहाँ पर क्या होगा, क्यों कर रहे हैं आंदोलन वहाँ पर, और वहाँ पर कितने लोगों को आने की संभावना है? इसमें ऐसी बात है कि देश आजाद होने के बाद, सबसे पहली
चीज ये थी कि इस देश के अंदर किस किस प्रकार की जातियां रहती है और उन जातियों का उत्थान कैसे हो, उनके लिए कई सारी नीतियां बनी। अब उन नीतियों में देखिए एससी और एसटी, इनके लिए उसी समय रिजर्वेशन घोषित कर दिया गया कि भाई इन लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है और इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए इनको आरक्षण दिया जाए, ताकि आरक्षण के सपोर्ट से ये लोग राजनीति में आ जाएंगे, ये लोग सत्ता की भागीदारी में आ जाएंगे, प्रशासनिक सेवाओं में आ जाएंगे, साथ ही इनका जो फाइनेंशियली जो है वो सिस्टम मजबूत हो जाएगा। इन उद्देश्यों से एससी और एसटी को आरक्षण दे दिया गया। क्यों दिया? क्योंकि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनको आज एससी एसटी के लोग उनको भगवान मानते हैं और मानना भी चाहिए। अपने लिए कोई व्यक्ति अगर अपने उद्धार के लिए, एक बहुत बड़े तबक्के के उद्धार के लिए अगर कोई व्यक्ति लड़ता हो, उनके लिए कोई योजनाएं बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाता हो, नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाता हो, उस व्यक्ति को जनता भगवान मानती है और बाबा साहब को आज एससी एसटी के लोग भगवान मानते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जिस समय एससी एसटी को आरक्षण दिया गया था, उस समय हम भी उसी कैटेगरी के थे। हाँ, हमारी जाति अलग थी, लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत गिरी हुई थी। हम लोग पशुपालन करते थे, हमारे सारे देवासी समाज के लोग, और देवासी समाज के साथ साथ में गाड़िया, लोहार और बंजारा, इस प्रकार जितने भी जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, और जो डीएनटी में 32, अब तो क्या 52 जातियां हो गई, ये सारी जातियां घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे। इनका न तो कोई डॉक्यूमेंटली कोई इनका आधार था, न ही इनका पर्सनल कोई गांव था, न ही कोई जिला था, न इनके पास कोई जमीन थी, कोई किसी प्रकार का आधार नहीं था। ये नेचुरल जीवन जी रहे थे, पशुओं को रखते थे हम लोग और पशुओं पर अपना जीवन यापन करते थे। तो हमारा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट ये रहा कि हमारा कोई व्यक्ति उस समय जब कानून बन रहे थे, उस समय हमारा कोई व्यक्ति वहां था नहीं, शिक्षा हमारे पास थी नहीं। तो उस समय से, यानी कि देश आजाद होने से अब तक हमें आरक्षण की जरूरत रही है। ठीक है, तो इसको लेकर के घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त एक कैटेगरी भी बनाई गई कि भाई ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त डीएनटी जातियां हैं, इनके उत्थान के लिए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग व्यवस्था की, लेकिन लागू किसी ने नहीं किया। अब जो हिदायत आयोग है, उस आयोग की रिपोर्ट, हिदायत आयोग गठन किया, उसका गठन किया कांग्रेस ने। अब हिदायत आयोग की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में यही हिदायत साहब ने सरकार को बताया कि भाई ये जातियां वास्तव में आरक्षण के लायक है, इनको कम से कम 10% आरक्षण दिया जाए, ताकि इन जातियों के लोग वो सत्ता की भागीदारी में आ जाएंगे, इन जातियों के लोग प्रशासनिक सेवाओं में आ जाएंगे, ताकि इन जातियों को मुख्य धारा में लाया जा सके। उसके बाद में रेणके आयोग गठित हुआ और रेणके आयोग में भी यही सिफारिशें हुई, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी कि भाई वास्तव में इन लोगों को 10% आरक्षण दे दिया जाए, ताकि ये लोग मुख्य धारा में आ सके। लेकिन सरकारें हमेशा इन दोनों आयोगों की सिफारिशें उनको भी दबा के बैठती रही। दोनों सरकारें, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारों ने हमारे हक को लगातार दबाने की कोशिश की, हमारे हक को लगातार, हमारे अधिकारों को लगातार एक ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। और अब आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में एक डीएनटी संघर्ष समिति बनी है, जो हम पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल से आदरणीय लाल सिंह जी अलग अलग जिलों में आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं कि भाई साहब, हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, उन मांगों में ये 10% आरक्षण भी हो गया, हमारे शिक्षा के लिए विदेशों में हमारे बच्चों को 100 में से 10 बच्चों को भेजा जाए, या हमारे अनुपात में भेजा जाए। इस प्रकार की हमारी 10 मांगे हैं, उनमें पट्टे भी है। हमारे लोग ज्यादातर क्या है कि पशुपालन करने वाला व्यक्ति, पशु और इंसान, ये लोग साथ में रहते हैं, इनका एक कोलिब्रेशन होता है कि भाई हम रहते हैं, हमारे साथ साथ में हमारे पशुओं के लिए बाड़ा भी साइड में घर के पास में होता है। तो पशुपालक लोग अपना बाड़ा गोचर में रखते थे, बाकी जमीन तो सरकार की ओर से कहीं आवंटित थी नहीं, उनको घर के लिए भी आवंटित नहीं थी। अब पशुपालन, पशुओं को जो व्यक्ति गोचर में रखेगा अकेला और वो गांव में रहेगा, तो ये तो सेट नहीं होगा, क्योंकि उनके पशुओं का कोई शिकार कर देता है। तो हमारे काफी लोग गोचर भूमि बचे हुए हैं, 50-50 साल से ले रहे हैं, 40-40 साल से रह रहे हैं। तो उन लोगों को गोचर में जहां वो रह रहे हैं, वहां उनको पट्टे भी मिलने चाहिए।
अगर पट्टा मिलेगा तभी जाकर के सारी योजनाओं का लाभ है। अब देखो आप, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस योजना में सबसे पहले क्या है, पट्टा चाहिए। जमीन का पट्टा आपके पास में है तो ही आप प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका लाभ ले पाओगे। यानी कि आपके सर पर छत देने की प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है उसका, वो पट्टे से शुरू होता है। अब हमारे लोगों के पास तो पट्टे ही नहीं है। अब गोचर भूमि सरकार पट्टे देती नहीं, तो उन कई चीजों से वंचित, सारी सरकारी की योजनाओं से हमारे लोग घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त लोग हैं जो वंचित रह रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी आने वाले 7 नवंबर को आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में समस्त 52 जातियों के सहभागिता में बालराई पाली में होने जा रही है। और वहां पर लगभग एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे होने वाले हैं। वहां पर हम आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं, क्योंकि सरकार को 4-5 आंदोलन करके हमने चेता दिया। 4-5 आंदोलनों में 50-50 हजार लोग आए, फिर भी सरकार की कान पर जो तक नहीं रहेगी। भाई सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतनी संख्या में एक बहुत बड़ा वर्ग आंदोलन कर रहा है अपने हक के लिए, तो वार्तालाप करनी चाहिए, कब लागू कर रहे हैं, किस प्रकार से, वो सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। अब हम बालराई में आर पार का आंदोलन करने जा रहे हैं। जिस तरह से गुर्जर आंदोलन हुआ ना, वैसा ही आंदोलन बालराई में होगा, और इस आंदोलन में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी कौम के लिए, हमारी डीएनटी समाज जो पूरे राजस्थान में 1,25,00,000 की आबादी, कम नहीं है, डीएनटी की 52 जातियां हैं, पूरे राजस्थान का 15-17% हिस्सा है। तो हम सब मिलकर के इस बार ऐसी लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जिसमें हमें जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारी समाज के हितों के लिए अगर जेल जाना पड़े तो उसमें हमें गर्व है, कोई हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर सरकार समय रहते मान जाए तो हम सरकार को भी धन्यवाद देंगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसी आंदोलन न केवल प्रदेश बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बनेगा। तो इस आंदोलन में हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, उस मांगों को हम मनवाने के लिए इस आंदोलन की सारी रूपरेखा तैयार हो रही है, और हर जिलों में लोगों को वहां पर आमंत्रित करने के लिए अधिकार यात्राएं लगातार पिछले 3 महीने से चल रही है। मैं भी काफी अधिकार यात्राओं में शामिल हुआ हूं, और आगे सब तैयारी हमारी चल रही है। मसरू जी, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लाल सिंह जी देवासी जी है, उनके नेतृत्व में कई सारे आंदोलन भी हुए हैं, और उन आंदोलन में काफ़ी लोगों की संख्या भी रही है, काफ़ी लोग दूर दूर से आते भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि आंदोलन में एक भी व्यक्ति के एक भी डंडे की नहीं पड़ी है, क्योंकि बहुत ही अनुशासन पूर्वक वह आंदोलन होता है, और बहुत ही शानदार तरीके से लाल सिंह जी पूरे आंदोलन को हैंडल करते हैं। तो ये क्या है, क्या कारण है कि ऐसा वहाँ पर जो सिचुएशन वगैरह कई आंदोलन में बनती है, जैसे जो हुड़दंग वगैरह बन जाती है कई आंदोलन में, तो इनके आंदोलन में बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग अपने घर पे वापस चले जाते हैं, और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसा क्या है सिस्टम? इसमें ऐसी बात है कि मैं एक पॉलिटिक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं राजनीति सीख रहा हूँ जी। तो जितना मैं अब तक सीखा हूं उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि राजनीति में 2 प्रकार के नेता होते हैं। जी जी। पहला हुड़दंगी नेता, और दूसरा लोकतंत्र के अधीन रह करके अपनी मांग 100% मनवाने पर अड़ा रहने वाला नेता। 2 नेता होता है। हुड़दंगी नेता होता है, क्या करते हैं, एक बार अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपना काम करने के लिए युवाओं में जोश भर देते हैं, और उस जोश में युवा होश खो देते हैं। अब वो क्या करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बिना वजह गाड़ियों को जला देते हैं, कई प्रकार के हुड़दंग, फिर पुलिस उन पर बरसाती है डंडे। अब उनका जो लक्ष्य होता है, उन लक्ष्य से वो भटक जाते हैं। मतलब जो टारगेट होता है, अपन किस लिए कर रहे हैं आंदोलन, भाई हम आंदोलन 10% आरक्षण, साथ ही ये 10 सूत्रीय मांगे इनके लिए कर रहे हैं, तो इस दिशा में हम कैसे पहुंचे, उसको लेकर जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से वो हट जाते हैं और वो हुड़दंग में चले जाते हैं। अब हुड़दंग के बाद में क्या होती है, गिरफ्तारियां होती है, जेल जाते हैं, कई प्रकार के मुकदमे लग जाते हैं, और वो लोग नेता तो नेता बन जाता है, लेकिन जो उनका जो लक्ष्य होता है आंदोलन का, वो उस लक्ष्य से वो भटक जाते हैं, और वो मांगे कभी पूरी होती नहीं है। लाल सिंह जी में मैंने एक क्वालिटी देखी है, वो हमने राय का बाग आंदोलन से देखी। तो मैं वास्तविक बात दिल की बता, लाल सिंह जी ऐसा नहीं है कि किसी नेता की ज्यादा प्रशंसा करने से उसके बहुत निकट आ जाएंगे और किसी नेता के विरुद्ध चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो बात करूंगा वो सच्ची बात करूंगा। लाल सिंह जी ने पहला आंदोलन हमारे देवासी समाज के लिए राय का बाग आंदोलन जोधपुर में किया था।
जी जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा में रहा। उस आंदोलन में एक भी पुलिस वाले को अपना डंडा ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो 3 स्टेप में हुआ था। लगातार 4 महीने तक हमारी मांगे चली। 3 स्टेप में पहले एक पहली सभा हुई, उसके बाद में एक बड़ी सभा और हुई, तीसरी सभा और हुई, चौथी सभा में अल्टीमेटम दिया कि अब हम पटरियां उखेड़ेंगे या फिर हमारा नाम जो वास्तव में पहले राई का बाग था उसको राई और बीच में गैप करके का कर दिया गया, जिसको हमारे नाम में जो बड़ी त्रुटि हो गई। हमारा नाम जो था राई का वो राई का नहीं रहा, फिर राई और का बन गया। तो उस त्रुटि को सुधारने का लास्ट अल्टीमेटम दिया कि अब हम गले तक आ चुके हैं, अब हम लोकतांत्रिक तरीके से आपको जो व्यवस्थित तरीके से कह चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा नाम नहीं सुधरा, तो अब हम पटरियों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। तब सरकार ने सुधरवा दिया, रेलवे ने। ठीक है, तो उसमें लालचंद जी ने जो मैनेजमेंट किया उसको मैंने बारीकी से देखा कि देखो किस तरह से शासन प्रशासन की जो कानून है उनको फॉलो करना, किस तरह से रेलवे का कानून है उसको फॉलो करना, कब ज्ञापन देना है, कब ज्ञापन के साथ में किस अधिकारी से कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें एक शानदार और मंजा हुआ लीडर जो बात करता है उस तरीके की लीडरशिप मैंने लालचंद जी के अंदर देखी उसमें। और वहां से हमें विश्वास हो गया कि लालचंद जी कोई भी मुद्दा उठाएंगे उस मुद्दे को फ्लॉप जाने नहीं देंगे, साथ ही बिना फालतू का हुड़दंग नहीं होने देंगे। और इनके साथ में अगर खड़े रहे तो न केवल हमें बाकी पूरे समाज को हमेशा लाभ भी होने वाला है, क्योंकि ये गहन मुद्दे ही उठाते हैं, वास्तविक मुद्दे ही उठाते हैं, इनके मुद्दों में रिजल्ट आता है। तो लालचंद जी पर अब न केवल हमारा बाकी पूरे राजस्थान के अंदर और गुजरात काफी राज्यों में जहां देवासी समाज मालधारी समाज रहता है सब में विश्वास बहुत मजबूत लगातार होता जा रहा है और यही विश्वास आगे बनता रहेगा लालचंद जी के प्रति। जी, तो मसरूर जी आज के टाइम पे अभी इस वक्त जो काफ़ी ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है रतन देवासी जी का, उनको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो धमकी दी गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? देखिए, जो ये फिलहाल मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी 10 दिनों से ट्रेंडिंग में है, आपकी बात सही है। मुझे तो ज्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं और न मैं रतन जी से संपर्क में हूँ, ये सीधी बात है जी। तो राजनीतिक मतभेद हैं, मेरे विचार उनसे नहीं मिलते हैं, तो मैं उनसे ज्यादा संपर्क में नहीं हूं, इसलिए मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि राजनीति में व्यक्ति को विचारों से लड़ना चाहिए। राजनीति में एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को पीछे हटाने और खुद आगे बढ़ने, ये तो चीजें चलती रहती है। साजिश, षड्यंत्र, ये चीजें राजनीति में होती है, लेकिन उनकी भी एक उच्च लेवल की विचारधारा होती है, उससे होती है। जैसे आज अपन देखें तो प्रदेश और देश में बड़े बड़े नेताओं की आपस में कई प्रकार की टकराव तो है, एक दूसरे को कुर्सी से हटाने की इस तरह से, लेकिन उसमें यह थोड़ा ही हो सकता है कि भाई इसको हटाने के लिए इसके पीछे गुंडे लगा दिए जाएं, इनको धमकी दी जाए, ऐसा थोड़ा चलता है। तो इस प्रकार की राजनीति जो आपराधिक श्रेणी की राजनीति है वो मैं समझता हूं कि कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और रतन जी के साथ में अगर इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से अगर कोई इनके साथ में ये धमकी वगैरह देगा, वास्तव में उसमें भी एविडेंस होना चाहिए, बिना एविडेंस अपन साथ में नहीं खड़े रह सकते किसी के। अगर वास्तव में रियल में अगर रतन जी के साथ में कोई इस प्रकार का धोखा करना चाहता है तो मैं आपके चैनल के सामने कहता हूं कि हमारे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो, वैचारिक मतभेद हो, हमारा आपस में विचार नहीं मिलते हो, लेकिन जब बात इस प्रकार की आपराधिक कोई धमकी देगा तो हम सब लोग रतन जी के साथ में खड़े रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी अपनी विचार तरफ सब लोग चलते हैं। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग जैसे किसी चीज़ को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, और सोशल मीडिया से ऐसा हो जाता है कि उस एक कमेंट से ही कोई दूसरा व्यक्ति गुस्सा मान जाता है और नाराज़गी पैदा हो जाती है एक तरह से दोनों में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, और कमेंट का जवाब उसमें कमेंट में जवाब दे तो विवादित जो टिप्पणी है वह नहीं करे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों के बीच में जो दोस्ती होती है वो भी दरार पड़ जाती है उसमें बीच में। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसे है कि ऐसी बात है कि सोशल मीडिया पर एक कहावत है, बोले इसका बोर बिके और न बोलने में 9 गुण। ये दोनों अलग अलग कहावत है, लेकिन इसको मैं मिक्स में बता देता हूं कि बोले ना बोबड़ा बेचा है, गुजरात में कहा। जिसको बोलना आता है, जिसको सही तरीके से लिखना आता है, बुद्धि और अकल से लिखता है या बोलता है,
तो वो व्यक्ति बोर बेचने होते हैं ना, उसकी जगह बोर वाले के बोर पड़े रहते हैं, वो बोर जो घटिया प्रकार के किस्म के बोर उसको भी बेच देता है अपने दिमाग से। और नहीं बोलने में नौ गुण, इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को बोलना नहीं आता है, भाषा का ज्ञान नहीं है, मर्यादा का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति के न बोलने में फायदा हो जाता है। तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जवाब देने में कई प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर लेते हैं, लिखने में किसी के साथ अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। उससे क्या है, नुकसान होता है, आपस में विवाद पैदा होता है, समाजों में जहर घोलता है और समाजों में आपस में टकराव पैदा होता है। सोशल मीडिया को चलाने के दो तरीके होते हैं। आप पॉजिटिव चलाओ, अच्छे तरीके से जो व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो कई लोग सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमा भी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान का माध्यम है सोशल मीडिया। लेकिन अगर उसी सोशल मीडिया का, उसी मोबाइल का अपन दुरुपयोग करेंगे तो दुरुपयोग के साथ में विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, कई प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है। तो सोशल मीडिया का उपयोग मैं तो समाज के और सभी लोगों को यह कहना चाहूंगा, खास करके उन युवाओं को कहना चाहूंगा जो फ्री टाइम में सोशल मीडिया पर हमेशा लांगुली चलाते रहते हैं। देखिए, आपके एक या दो या चार शब्द लिखने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितनी बड़ी क्षति हो सकती है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन जब ये क्षति हो जाती है, उसके बाद में पता लगता है कि फिर उस व्यक्ति ने एक कमेंट किया था, उस कमेंट के बाद में कितना बखेड़ा खड़ा हो गया। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों को अच्छी भाषा, अच्छे दिमाग से मर्यादित चीजें लिखनी आती है, वो चीज तो लिखे, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को गर्म दिमाग से कुछ भी लिख देते हैं, उन लोग कहना चाहता हूं नहीं लिखने में फायदा है। सोशल मीडिया का जितना कम उपयोग करो और सदुपयोग करो, वही काम का है। बाकी सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का आप दुरुपयोग करोगे तो उसके दुष्परिणाम भी आपको मिलेंगे, और सदुपयोग करोगे तो उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। ये कहना है। मसरूर देवासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे इस राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाते जाते हमारे जो ऑडियंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको आकर कैसा लगा हमारे जो राकेश देवासी पॉडकास्ट में? आपके सभी ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि राकेश जी बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी बातों को अच्छी तरह से उठाते हैं। आप सब लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और राकेश जी के बारे में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पॉडकास्ट में इस प्रकार से एक सामाजिक और गहन मुद्दों पर मेरे से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मसरूर देवासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में आए, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आप जाकर के नीचे बटन, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।